नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 2 जुलाई 7वां महीना 2025 दिन बुधवार है और इस दिन हम आपके लिए ताज़ा करंट अफेयर्स का एकदम फ्रेश अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि अभी अपने देश में हाल ही फिलहाल की घट रही घटनाओं उसमें जो है अपने देश से संबंधित खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा तकनीकी एवं जो कि हमारे की साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चन संबंधित हैं। और हाल ही फिलहाल हमारे देश में और विदेश में क्या चल रहा है, कुछ करंट अफेयर से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जो करंट अफेयर्स है, जीके जीएस है, ये हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स में से अगर आप किसी एक में की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी एक गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है करंट अफेयर्स का, जो कि आप लोग पढ़ते भी हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आइएगा हम बिना वीडियो को देरी किए स्टार्ट करते हैं, जो कि करंट अफेयर्स आपको कुछ इस तरह से आपके सामने दिख रहा है। 2 जुलाई 7वां महीना 2025 दिन बुधवार का डेली करंट अफेयर्स में आपका जीके प्लस जीएस दोनों कवर होने वाला है। दोस्तों देखिएगा, एकदम खास वीडियो होने वाली है। आप लोगों से आशा है कि आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक जरूर बने रहेंगे। देखिएगा, अभी पहला हाल ही में टोक्यो विश्वविद्यालय की अटाकामा वेधशाला, देखिएगा दोस्तों, जो टोक्यो विश्वविद्यालय है हमारा, उसकी अटाकामा वेधशाला है। टोक्यो विश्वविद्यालय एक ऐसा मैंने कि यूनिवर्सिटी बोला जाता है, हिंदी में विश्वविद्यालय बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जापान के टोक्यो में है, ठीक दोस्तों, टोक्यो विश्वविद्यालय जापान में है। तो जापान का जो टोक्यो विश्वविद्यालय है वो उसकी अटाकामा वेधशाला, एक टीएक्यू जिसे इंग्लिश में बोलता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में टीएक्यू बोलते हैं, और इसे टोक्यो की वेधशाला को बोलते हैं द टोक्यो की वेधशाला, यानी जिसे टीएक्यू बोला जाता है, इसे कहते हैं कि टेक्निकल आर्बिट्रेचर ऑफ क्योसेंट, यानी कि जो टोक्यो विश्वविद्यालय की अटाकामा, ठीक है, उसे टीएक्यू बोला जाता है। उसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय में। उसकी जो अटाकामा वेधशाला है उसका उद्घाटन किया गया है। यह विश्व की सबसे बड़ी खगोलीय वेधशाला है, यानी कि ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया भी जा रहा है जापान के इंटेलिजेंस की ओर से कि यह अब तक की सबसे ऊंची, यानी कि सबसे ज़्यादा हाइट वाली खगोलीय वेधशाला है। यानी कि खगोल का मतलब आप समझ सकते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी होती है हमारी, वो खगोल होती है। जैसे कि जिसके बारे में हम लोग कहते हैं ना कि अभी कोई खगोलविद जो है अंतरिक्ष में गया, वहाँ पे खोज कर रहा है, तो उसी तरह से ये खगोलीय वेधशाला, यानी कि अपने अंतरिक्ष की, अपने पूरे विश्व की बोल रहा है, सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला बनाई गई है जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय में। जिसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई लगभग 8,500 फीट है। उस टोक्यो विश्वविद्यालय की जो अटाकामा वेधशाला है, जिसे टीएक्यू बोला जा रहा है, टेक्निकल आर्बिट्रेटमेंट ऑफ क्योसेंट, जिसे बोला जा रहा है टोक्यो की अटाकामा वेधशाला। ये वेधशाला की ऊंचाई 8,500 फीट है। बहुत ही ऊंची वेधशाला है दोस्तों, आपको पता होगा। तकरीबन आप समझ सकते हैं कि लगभग 18 किलोमीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ तक कि ये प्रसिद्ध अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे, LALMA जिसे बोला जाता है, यानी कि लार्ज मिलीमीटर एरे, और ये जो प्रसिद्ध अटाकामा है, इसको भी क्या है, पीछे छोड़ देती है। ये जो जापान की टोक्यो की वेधशाला टीएक्यू है, वो अभी तक जिसकी ऊंचाई, जो वेधशाला की ऊंचाई अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे ALMA की ऊंचाई को भी पीछे छोड़ रही है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, 570 फीट है। मतलब ये इसकी ऊंचाई 1000 फीट भी नहीं है, ठीक है। इसे माना जा रहा था अब तक की विश्व की सबसे बड़ी वेधशाला, लेकिन जब ये वेधशाला जापान की टोक्यो की विश्वविद्यालय की वेधशाला टीएक्यू का इनॉग्रेशन, उसका उद्घाटन किया गया, तो ये निकल के सामने आया कि अब तक की सबसे प्रसिद्ध जो वेधशाला अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे ALMA के नाम से जानी जाती थी, जिसकी ऊंचाई 570 फीट होती थी, वो उसको भी इस जापान के टोक्यो की विश्वविद्यालय की जो वेधशाला है टीएक्यू ने पीछे छोड़ दिया है। आइएगा दोस्तों, आगे देखते हैं। आप लोग दोस्तों इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जा रही है बहुत ही ज़्यादा खास है, और करंट अफेयर के क्वेश्चन में 1 या 2 नंबर में पूछी जाती है। ये ऑप्शनल में भी हो सकती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ऑप्शनल में ही पूछी जाती है, वो विकल्पी है, जिसमें आपके सामने 4 विकल्प दिए होते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, दूसरा नंबर हमारा क्या है, अल्बानिया बुर्किनो फासो। अल्बानिया बुर्किनो फासो, यानी कि ये अल्बानिया जो देश है, ये भी बुर्किनो फासो, ये भी एक देश है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा करके अल्बानिया, बुर्किनो फासो, भारत और मोंटेनेग्रो और युगांडा, ये जो 4-5 देश हैं, इनकी जो सरकारें हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने चिकित्सा उपकरणों में पारे के उपयोग को समाप्त करने के लिए 134 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को शुरू करके रासायनिक प्रदूषण से निपटने में एकजुट हुई है। इन 5 देशों की सरकारें
अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत और मोंटेनेग्रो तथा युगांडा की सरकारें जो अभी चिकित्सा उपकरण बन रहे हैं ना, जितने भी चिकित्सा की खोज हो रही हैं, तो चिकित्सा के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं ना, जैसे वैद्य होता है यानी कि डॉक्टर होता है, तो वो अपने पास जो भी सिस्टम लिया रहता है, थर्मामीटर लेता है, आला वगैरह लेता है, चेकअप करने वाली कुछ मशीन्स लाता है, उनमें पारा का ज़्यादातर उपयोग हो रहा है। तो इन देशों ने पारा का उपयोग कम हो, जिससे कि केमिकल पॉल्यूशन, रासायनिक प्रदूषण को कम किया जा सके। इन पांचों देशों की सरकारों ने आपस में सहमति जताई है, आपस में एक दूसरे से अप्रूवल इनको मिला हुआ है कि ये जो है रासायनिक प्रदूषण से निपटने में एकजुट हों और कम कर सकें उस केमिकल पॉल्यूशन, रासायनिक प्रदूषण को। आइएगा देखते हैं क्या है। भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने रेमल नामक संभावित चक्रवाती तूफान के लिए चेतावनी जारी की है, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित कर सकता है। पश्चिम बंगाल अपने भारत का पश्चिमी राज्य, और ये दोस्तों ये देखिए बांग्लादेश बोला जा रहा है इसे। आप पश्चिम बंगाल दोस्तों अपने भारत का ही राज्य है, और ये बांग्लादेश भारत के हर एक भौगोलिक राज्य की जो सीमाएं हैं लगभग उनसे घिरा हुआ है। बस केवल एक ही जगह से खुला है ना, जहाँ पे वो त्रिपुरा और नागालैंड के राज्य आते हैं, वहाँ की सीमाएं जब समाप्त होती हैं तब बांग्लादेश की सीमाएं शुरू होती हैं, ठीक है। और इधर से पश्चिम बंगाल से घिरा है, तो ये बांग्लादेश तो कह सकते हैं पूरी तरह से सुरक्षित है, बस केवल एक ही जगह से खुला है जहाँ से वो अपना व्यापार करता है। तो अभी भारतीय मौसम विभाग ने, IMD ने, इंडियन वेदर डिपार्टमेंट या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने रेमल नामक एक सबसे ज़्यादा चक्रवाती तूफान जो चलते हैं गर्मियों के मौसम में, जब बरसात आने लगती है, हवा तूफान आंधी आती है, तो सबसे ज़्यादा तो अपना मोस्ट डेंजरस जो साइक्लोन है, चक्रवाती तूफान है, मोस्ट डेंजरस साइक्लोन स्टॉर्म, इसके लिए क्या अभी भारतीय मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है, वार्निंग दी है किस पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को, कि वो जो चक्रवाती तूफान है इसके इलाके में इसको प्रभावित कर सकता है। पश्चिम बंगाल को और बांग्लादेश को, उसके जियोग्राफिकल कंपाउंड एरियाज को, यानी कि भौगोलिक जो सीमाएं हैं उसको प्रभावित कर सकता है ये रेमल नामक चक्रवाती तूफान, ये तूफान। ठीक दोस्तों, आइएगा आगे बढ़ते हैं। क्या है, एक अध्ययन से पता चलता है कि स्टडी किया गया है कि अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बंदरों की एक दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति रेड कोलोबस, ये बंदरों की दोस्तों प्रजाति है जिसे बोला जा रहा है रेड कोलोबस, है ना, उसको अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है तथा यह प्रजाति अब विलुप्त होने की कगार पर है। अभी वैज्ञानिकों ने, यानी भारत की जो वन विभाग की टीम होती है, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, भारतीय वन विभाग जो है, उसने अभी एक अध्ययन में पता किया है कि जो विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में बंदर पाए जाते हैं, उसमें से एक रेड कोलोबस नाम का बंदर है, रेड कोलोबस बंदर की प्रजाति है। वो अपने अस्तित्व को, यानी कि अपने जो रहने हैं, उसका जो रहन सहन है, आवास है, उसको बचाने के लिए, अपनी जातियों को बचाने के लिए उसको कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, बहुत ही जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है, और यह जो प्रजाति है विलुप्त होने की कगार पर दोस्तों, समाप्त होने की कगार पर है। तो वन विभाग को इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, और जो भी इसने शुरू कर दी है। ठीक है दोस्तों, अभी वन्य जीवों के लिए तरह तरह के वन्य अभ्यारण्य चलाए जा रहे हैं, ताकि वन्य जीवों को उनके आवास में, यानी कि उनके जो चिड़ियाघर होते हैं, बने होते हैं, उसमें उनको सुरक्षित किया जा सके। अलग अलग जो वन्य जीव हैं, जो प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, जो हमें भविष्य में कभी देखने को नहीं मिलेंगी, उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है सरकार के द्वारा, भारत सरकार द्वारा। आइएगा देखते हैं सबसे लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपका ये MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शनल में है। अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SCO में होने वाली बैठक में किस देश के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया था। यानी कि अभी हाल ही में अपने भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो एक बैठक होने वाली थी SCO, जिसका मतलब होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जिसमें सभी देश लगभग सभी देशों की रक्षा मंत्रियों की बैठक होती है, उसमें कम से कम 8 से 10 देश शामिल होते हैं। और वो शंघाई कोऑपरेशन ऑपरेशन, यानी कि जिसका मतलब होता है कि सभी देश आपस में एकजुटता बनाए, उसमें आतंकवाद, उग्रवाद और ये जो साइबर क्राइम होते हैं देश में, तरह तरह के जितने भी मतलब ऐसी घटनाएं होती हैं जो दिल दहला देने वाली होती हैं, उन पर चर्चा करने होता है। तो अपने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस देश में होने वाली SCO बैठक में उस देश के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया था। यानी कि जिस देश में भी बैठक हो रही थी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, SCO की हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SCO में होने वाली किस देश के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया था।
यानी कि वो गए होते, ये बैठक चीन में होने वाली थी, लेकिन चीन में भी कुछ ऐसे देश आए थे जिससे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहमत नहीं थे, उन्होंने उनसे मिलने से इनकार किया था। कौन सा देश है? भारत तो दोस्तों नहीं हो सकता, क्योंकि भारत से ही गए हैं। और चीन, चीन दोस्तों, चीन में बैठक होने वाली थी, लेकिन चीन के साथ अगर ये इनकार कर देते तो चीन जाते ही ना। ये पाकिस्तान था दोस्तों, वहाँ पे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ आए थे। ये ख्वाजा आसिफ से राजनाथ सिंह ने जो है हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो हैं ख्वाजा आसिफ हैं, और ये उस समय जब एससीओ की बैठक हो रही थी तब आए थे, और हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनसे हाथ नहीं मिलाया था, हैंडशेक नहीं किया था। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका ये जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है इस तरह से दिखता है, और मतलब ये जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है किसी भी एग्जाम्स के लिए। अगर आप गवर्नमेंट, रेलवे, यूपीएससी, एनडीए, किसी भी डिफेंस की या फिर किसी भी एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर ही समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई है दोस्तों, दोबारा आप इस वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।